फादर नौकरी करते हैं या हमारे पापा जॉब पे जाते हैं या फिर हमारे फादर कोई बिजनेस करते हैं, तो जैसे हमारे परिवार को चलाने के लिए पापा को क्या करना पड़ता है? रेवेन्यू, पैसा। ठीक है, ऐसे देश की गवर्नमेंट को भी रन करने के लिए, गवर्नमेंट को सेल्फ को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? रेवेन्यू चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट तो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए काम करती है और उसके ऊपर पूरी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी है कि जिस देश की गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया है डेमोक्रेसी में, तो वो गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल मानी जाती है। तो गवर्नमेंट को सेल्फ को रन करने के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं उसमें कुछ टैक्स सोर्सेज होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स सोर्सेज होते हैं। यानी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को या तो टैक्स सोर्सेज से अर्न करती है, यानी टैक्स के माध्यम से अर्न करती है, या फिर गवर्नमेंट नॉन टैक्स रिसोर्सेज से उनको अर्न करती है। जो गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसोर्सेज हैं उससे हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट अ रिलेवेंट आंसर और रिलेवेंट टॉपिक हियर। फिर भी गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से अर्न कर सकती है? जैसे गवर्नमेंट, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस देते हैं। हम लाइसेंस बनाते हैं तो लाइसेंस फीस देते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को रन करती है तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से प्रॉफिट कमाती है। तो गवर्नमेंट के सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स जो होता है वो टैक्स होता है। यानी देश की गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री के लिए रन करने के लिए अपना रेवेन्यू मेनली कहाँ से अरेंज करती है? टैक्स से अर्न करती है। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्स फॉर गवर्नमेंट फॉर इट्स रेवेन्यू। जब हम टैक्सेस को लेते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन यानी गवर्नमेंट इन टैक्स की क्लासिफिकेशन दो टैक्सेस में करती है। सिंपल टर्म्स में बोले तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं इनकम टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम कोई टैक्स टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में दो चीजें होती हैं। एक होती है टैक्स की इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मतलब टैक्स किसके ऊपर लगाया गया। और सेकंड होता है बर्डन, बर्डन मतलब टैक्स का जो इंसिडेंस है, यानी जो टैक्स का प्रभाव है वो किसके ऊपर होगा। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम के अर्नर के ऊपर लगता है जो इनकम अर्न कर रहा है, और पे भी किसको करना पड़ता है? अर्नर को ही पे करना पड़ता है जिसको टैक्स लगाया गया है। यानी वो ये नहीं कह सकता कि मेरा टैक्स कोई और भर देगा। अगर इनकम आपने अर्न करी तो टैक्स भी आपको ही भरना पड़ेगा। तो ऐसा टैक्स जिसका बर्डन आगे शिफ्ट करना पॉसिबल ना हो और जिसमें इम्पोज किया गया वही उसको बियर करेगा, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। लेकिन जो जीएसटी होता है वो जीएसटी गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्रोड्यूसर के ऊपर, या सिंपल और आसान लैंग्वेज बोले तो जो हमें पता है कि जीएसटी सेलर के ऊपर इम्पोज किया जाता है। हूसोएवर इज सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, और वो सेलर के ऊपर लगाया गया है। पर सेलर क्या करता है? उस जीएसटी को आगे शिफ्ट कर देता है किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर, जो कि हम लोग हैं। यानी जो एंड यूजर ऑफ गुड्स है, उन एंड यूजर ऑफ गुड्स के ऊपर इस टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है। कैसे करते हैं? जब प्रोड्यूसर हमारे को गुड्स बेचता है, तो सेलर हमें गुड्स बेचता है तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी के ऊपर बेचता है, और वो अपनी एमआरपी यानी प्रोडक्ट के ऊपर इंक्लूडिंग, कभी आप देखिए किसी प्रोडक्ट को आप पढ़ें उसके ऊपर लिखा होता है एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देखें उसके ऊपर लाइन हमेशा लिखी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इसका मतलब है कि सेलर ने क्या करा, जब अपनी प्राइस फिक्स करी तो प्राइस के साथ साथ जो गवर्नमेंट ने उसको क्या लेने के लिए कहा था?
जीएसटी लेने के लिए कहा था, उसने वो प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड करके हमें बेचा है। तो जब हम एज अ एंड यूजर प्रोडक्ट को खरीदते हैं और हम उस एमआरपी को किसको पे करते हैं, सेलर को पे करते हैं, तो सेलर को जो एमआरपी हमसे मिलती है उस एमआरपी में से सेलर जीएसटी वाला पोर्शन तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा और जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट और अपनी कॉस्ट वाला एलिमेंट है वो अपने पास रख लेगा। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपए है और इसके ऊपर 20 रुपए जीएसटी है, तो ये 20 रुपए तो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए लायबल है और 80 रुपए ये अपने पास रखेगा, जो इसकी कॉस्ट और प्रॉफिट का पार्ट होंगे। दोबारा बोलो इन्हें। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जीएसटी प्रोड्यूसर ने अपनी जेब से भरा, तो उसका आंसर है नो। उसने ये जीएसटी किससे लिया, पब्लिक से लिया और गवर्नमेंट को जमा करा दिया। दोबारा बोलूं, जब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए का, उसमें 20 रुपए टैक्स है, तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगा वो टैक्स तो आपने पे करा ना, और वो टैक्स किसको पे करा आपने, सेलर को जिससे माल खरीदा। तो सेलर ने आपसे जो टैक्स लिया उस टैक्स वाले अमाउंट को उसने किसको जमा कराना है, गवर्नमेंट को। तो टैक्स का बर्डन प्रोड्यूसर पे तो नहीं आया। हम लगा मतलब गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को कहा, सेलर को, भाई तू टैक्स जमा कराएगा, लेकिन प्रोड्यूसर को ये अलाउड है कि वो ये टैक्स किससे लेगा, हम लोगों से लेगा। तो टैक्स हमसे लेता है, यानी उसका एक्चुअल बर्डन किसके ऊपर रहता है, एंड यूजर के ऊपर। केवल पे करने की इम्पोजिशन या पे करने की जो ऑब्लिगेशन है वो किसकी है, सेलर की। तो सेलर तो अपनी जेब से कोई टैक्स दे ही नहीं रहा है, वो जो भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स दे रहा है वो कस्टमर से लेकर के दे रहा है। दोबारा बोलूं, ये बात समझ में आ गई आपको। तो जो जीएसटी होता है वो जीएसटी का बर्डन एंड यूजर के ऊपर जाता है। तो ऐसे टैक्सेस जिसका बर्डन आगे शिफ्ट हो जाता है उन टैक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोबारा बोलूं, क्लियर है यहां तक। इंडिया के अंदर पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। इसमें सेल्स टैक्स अलग होता था, सेल पे लगने वाला टैक्स। रॉ मटेरियल पे लगने वाली ड्यूटी होती थी एक्साइज ड्यूटी। और इसके अलावा जो पिक्चर्स बनाते हैं, जो एंटरटेनमेंट मूवीज बनाते हैं, उनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। मतलब अगर आप पिक्चर हॉल पिक्चर देखने जाते हैं और आपका टिकट 300 रुपए का आ रहा है, तो वो 300 रुपए का टैक्स, 300 रुपए इसलिए वो टिकट महंगा है क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है। दोबारा बोलूं, अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कर, होता क्या था पहले जब डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते थे, तो इंडिया में जितनी भी स्टेट्स थी, 26 स्टेट थी पहले, अब बढ़ गई हैं। तो जितनी भी स्टेट्स होती थी हर एक स्टेट का खुद का सेल्स टैक्स लॉ होता था। हर एक स्टेट अपने आप अपनी एक्साइज ड्यूटी लेती थी, अलग अलग एंटरटेनमेंट टैक्स अलग अलग स्टेट अलग कलेक्ट कलेक्ट करती थी। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि इन सब टैक्सेस को खत्म कर दो और इन सब टैक्सेस को एक कॉमन टैक्स में कन्वर्ट कर दो, जिसका नाम क्या होगा, जीएसटी होगा। दोबारा बोलो। तो रूल बनाया गया, आपने सुना होगा, वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश में एक ही टैक्स लगाया जाए, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। डिफरेंट टाइप के टैक्स रिजाइम्स को, लॉज को एबॉलिश कर दिया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि वो इंपोज होता है सेलर पे और उसका बर्डन किससे लिया जाता है, एंड यूजर से लिया जाता है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये बात समझ आ गई, ये क्लियर है सब आपको, आपको भी क्लियर है ये, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं। एक ए सेलर है, एक बी सेलर है, एक सी सेलर है और एक ये एंड यूजर है, हम।
सुनो ध्यान से बेटा, हम बात कर रहे हैं यहां पर सी की। यहां से एग्जांपल शुरू करेंगे। सी ने एंड यूजर को सेल करी 1000 की, और इसके अंदर या इसके ऊपर जीएसटी का जो रेट है वो 10% है। बी ने गुड्स ए को सी ने ये गुड्स एंड यूजर को 1000 रुपीज में बेचे 10% जीएसटी के साथ। तो सेल के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 1000 है ये सी की कॉस्ट है, इसने उसके ऊपर 10% जीएसटी लेना है सेल करते हुए। तो 1000 का 10% जीएसटी कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब सीए एंड यूजर को गुड्स कितने में बेचेगा? 1100 रुपए में बेचेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। ये अब ये 100 रुपए का जीएसटी कौन पे कर रहा है, जल्दी बता दो। ये एंड यूजर पे कर रहा है सी को। अब सी ने जो माल बेचा है एंड यूजर को, मान लेते हैं कि सी ने वो गुड्स किससे खरीदे थे? बी से खरीदे थे 600 रुपए में। सुनते जाना ध्यान से, कितने रुपए में? 600 रुपए में। और 10% जीएसटी था इसके ऊपर, 660। तो 60 रुपए जीएसटी के साथ बी ने ये माल सी को बेचा था कितने में? 660 में। सी ने क्या करा, जब ये माल खरीदा तो सी ने ये गुड्स बी को बेच दिए कितने में? 660 में। तो सी ने बी को कितनी पेमेंट करी होगी? 660 की। दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं? चलो, अब सिर्फ आप मुझे दोनों स्टूडेंट में से कोई भी ये बता दो कि यहां पर सी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जस्ट टेल मी द प्रॉफिट एलिमेंट। 300 कैसे होगा? ये तो जीएसटी पोर्शन है, जीएसटी को हटा दो तो ये बी की सेल है। 340। जीएसटी को हटा के बात करें फिर समझ आएगा। बी ने कितने में सेल करी? 600 में। बी की सेल सी की क्या होगी? आई थिंक कॉस्ट होगी। तो बी ने ये माल जो बेचा है एंड यूजर को, वो कितने का खरीदा था? और 600 का माल उसने कितने में बेच दिया? तो कितना प्रॉफिट है? 400 रुपए का प्रॉफिट है। किसका? सी का प्रॉफिट 400 रुपए है। दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं? पक्का? आपको क्या ये लगता है कि जब कोई पर्सन प्रॉफिट कमा रहा है गुड्स बेच करके, तो उसके गुड्स बेचकर कमाए गए प्रॉफिट के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सी ने प्रॉफिट कमाया इस ट्रांजेक्शन में 400 रुपए का, तो क्या सी के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? प्रॉफिट कमा रहा है वो, जीएसटी लगेगा ना प्रॉफिट पे। तो ये क्या बोलेगा, सी क्या बोलेगा, मैंने इस ट्रांजेक्शन में 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और एज अ सेलर मुझे मेरे प्रॉफिट के ऊपर 400 रुपए का प्रॉफिट है, मुझे 10% कितना टैक्स देना है? 40 रुपए का टैक्स देना है। ठीक है। ये अब सी ने क्या करा, जब ये माल उसने आगे बेचा तो उसकी सेल वैल्यू कितनी थी? 1000। और 1000 पे जीएसटी कितना बन रहा था? 100 रुपए। अब गवर्नमेंट इसको क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि तूने टैक्स कितना लिया है आगे से? 100 रुपए का टैक्स लिया, तू हमें 100 रुपए का टैक्स दे। लेकिन सी क्या बोलेगा, मैं टैक्स कितना दूंगा, क्योंकि मैं तो 40 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। तो सी गवर्नमेंट को कैसे कन्विंस करेगा? हाँ, सी बोलेगा जब मैंने माल क्या करा था, परचेज करा था, तो मैंने इसके ऊपर 60 रुपए टैक्स ऑलरेडी बी को दे दिया है। यानी बी नाम का पर्सन मुझसे ऑलरेडी टैक्स चार्ज कर चुका है। तो 100 रुपए में से 60 रुपए का टैक्स तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अब मैं गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा हूं? 40। तो सी की जीएसटी की लायबिलिटी कितने रुपए बनेगी? 40 रुपए बनेगी। दोबारा बोलूं?
तो किसी भी बिजनेस की जीएसटी की लायबिलिटी हम कैसे सेटल करते हैं? जितना वो जीएसटी अपने एंड यूजर से सेल पर लेगा माइनस जितना जीएसटी उसने ऑलरेडी परचेज पे करा होगा, उसको घटा देगा, लेस जीएसटी वो किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को। दोबारा बोलूं तो क्या कह रहा हूं मैं यहां पर? जो जीएसटी उसने कलेक्ट करा ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एंड यूजर, सी की बात हो रही है, या जो भी बायर है, उससे कितना जीएसटी कलेक्ट करा इसने? 100 रुपए माइनस जीएसटी ऑलरेडी पेड बाय सेलर। और यहां पर बी की बात, सी की बात कर रहे हैं, तो सी ने यहां पर जीएसटी कलेक्ट करा था कितना? 100 रुपए। और जीएसटी ऑलरेडी वो कितनी पे कर चुका है? 60 रुपए। तो वो 40 रुपए जीएसटी को पे करेगा गवर्नमेंट को। ये सी की जीएसटी की लायबिलिटी है जो उसको गवर्नमेंट को क्या करनी है? पे करनी है। जीएसटी की लायबिलिटी होगा, जीएसटी पे करना आपकी लायबिलिटी है। दोबारा बोलो, ये नेट लायबिलिटी है। जीएसटी के अंदर जो 40 रुपीज आ रही है आपकी, ये नेट लायबिलिटी है जीएसटी में। जो आपने जीएसटी आगे से लिया वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है। और जो 60 रुपए आपने टैक्स जीएसटी ऑलरेडी प्रीपेड कर दिया था, वो आपकी एसेट है। तो 100 रुपए में से वो 60 रुपए की लायबिलिटी ऑलरेडी पे कर चुका है, तो उसकी नेट लायबिलिटी जीएसटी के अंदर कितनी बनती है? 40 रुपए। दोबारा बोलो, ये बात समझ आ रही है? क्लियर है यहां तक? अब एक बार ये सोच के देखिए मैंने यहाँ ए क्यों लिखा होगा। अब मान लो कि बी ने माल 600 का सी को बेचा, तो बी ने माल किससे खरीदा होगा? सपोज ए से खरीदा होगा। मान लेते हैं कि ए ने इसको ये माल 400 रुपए में बेचा था, तो ए की सेल कितनी है? 400। तो बी की कॉस्ट कितनी है? बी की कॉस्ट 400 रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। कितनी कॉस्ट है? ए की सेल बी की कॉस्ट हो गई ना। अब बी ने 400 का माल कितने में बेचा? 600 में। ठीक है ये। अब जब बी ने माल ए से खरीदा था 400 में, तो कितना रुपए जीएसटी पे करा होगा इसको इसने? 40 रुपए। और यहां से 600 में माल बेचा, तो यहां से जीएसटी कितना लिया होगा? 60। 20 का इसने हाँ, तो अब इसने जो सेल करी 600 रुपए में, तो देखो इसने जीएसटी कितना लिया था? 60 रुपए। ये क्या बोलेगा? 60 में से मैं जीएसटी ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूँ पीछे? 40 तो मैं ऑलरेडी ए को पे कर चुका हूँ। अब मैं गवर्नमेंट को जीएसटी कितना पे करूंगा? 20 रुपए का। तो ए की जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो कितने रुपए है? 20 रुपए, क्योंकि ए ने इसमें प्रॉफिट कितना कमाया था? 200 का। दोबारा बोलूं? ठीक है ये। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ए ने माल 400 में बेचा, बी ने 600 में खरीदा। ए ने माल को बेचते हुए, मतलब ए ने 400 में माल बेचा बी को, बी ने वो माल आगे सी को कितने का बेचा? 600 का। सिर्फ मुझे ये बताइए बी ने कितनी वैल्यू एडिशन करी? थोड़ा आंसर समझ करके दीजिएगा और इस वर्ड की मीनिंग समझिएगा। वैल्यू एडिशन थोड़ा सोच के बोलना है, मैंने पहले कहा है। वैल्यू एडिशन इट सिंपली मींस प्रॉफिट एडेड टू गुड कॉस्ट। इसने प्रॉफिट ऐड करा था कितने रुपए का? 200 रुपए का। जब सी ने माल डी को बेचा, तो सी ने कितने का माल ऐड करा था? कितना वैल्यू एडेड करा था? उसने प्रोडक्ट की वैल्यू को कितने से और बढ़ा दिया था? 400 से बढ़ा दिया था। दोबारा बोलो, अब इसने कितनी वैल्यू एडिशन करी थी? 200, तो इसका 10% टैक्स इसको 20 रुपए भरना है। इसने कितनी वैल्यू एड करी थी? 400, इसको 40 पे करना है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये आगे से टैक्स ले रहा है कितने रुपए का सेल पर? 60 का। पर 40 रुपए टैक्स ऑलरेडी ये पीछे पे कर चुका है, तो 60 लेगा, 60 में से 40 पहले पे कर चुका है, तो अब टैक्स कितना पे करेगा गवर्नमेंट को? 20। ये 40, ये यहां पर कितने रुपए पे कर चुका है? 60 रुपए टैक्स पे कर चुका है। और सेल 1000 में करी थी, आगे से टैक्स कितना लिया? 100। ये 100 में से कितना टैक्स काट लेगा अपना पहले का? 60। और अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे देगा? 40 रुपए। दोबारा बोलूं तो हर एक बंदा अपने कमाए हुए प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देता है। इसको क्या कहते हैं?
वैल्यू एडिशन पे टैक्स देना। दोबारा बोलूं, समझ आ गई बात? इसलिए जीएसटी को हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। तो जीएसटी इज अ काइंड ऑफ value added tax. Why it is value added tax? Because every seller is liable to pay tax only on the value addition made by him at the time of sale. That's why it is called as value added tax. इसका short form हो गया VAT. GST is a VAT. दोबारा बोलूं, क्लियर है ये? अब गवर्नमेंट ने क्या करा, ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट इतना भयानक काम कि गवर्नमेंट ने, सुनना ध्यान से, मल्टीपल डेस्टिनेशन टैक्सेशन सिस्टम बनाया। मल्टीपल डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? जितना प्रॉफिट ए कमाएगा वो ए जमा कराएगा, जितना बी प्रॉफिट कमाएगा वो बी जमा कराएगा, जितना सी जमा कराएगा वो सी जमा कराएगा। यानी हर एक बंदे को अपनी डेस्टिनेशन पे सेल करने पर टैक्स जमा कराना है। इसलिए इसको मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम या मल्टीपल डेस्टिनेशन टैक्सेशन सिस्टम भी कहते हैं, और इसको वैल्यू एडिशन टैक्स भी कहते हैं। मैं चाहता तो अब तक आपको एंट्री करा देता, लेकिन बट आपको जीएसटी की मीनिंग लाइफ में भी तो समझनी है क्या चीज होती है, इसलिए वो जीएसटी थोड़ा सा इस तरह से बताया कि ये कैसे लाइफ में चलता है जीएसटी। ये बात समझ आ रही है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं सी का एग्जाम्पल लूंगा। सी ने कितना जीएसटी कलेक्ट करा था आगे से? 100 रुपए से। और जीएसटी पे कितना करा था उसने? 60 रुपए पहले। तो गवर्नमेंट को 40 रुपए टैक्स जमा कराएगा, ठीक है? क्लियर है ये? अब मान लो सीए कहता है कि मैं टैक्स की चोरी कर लेता हूं, मैं गवर्नमेंट को जमा ही नहीं कराता। तो इसने कितने रुपए का टैक्स लिया है? चलो गवर्नमेंट इसको कहती है सी को, तूने कितने रुपए का टैक्स लिया एंड यूजर से? 100 रुपए का। तो गवर्नमेंट सी को कहती है भाई तू 100 रुपए का टैक्स हमारे को दे दे। सी क्या बोलेगा? रुको रुको, मैं 100 रुपए का टैक्स आपको देने के लिए लायबल नहीं हूं, क्योंकि 60 रुपए तो मैंने पीछे टैक्स दे दिया, तो मैं आपको 100 रुपए का टैक्स क्यों दूंगा? क्योंकि मैं तो प्रॉफिट 400 ऐड करा, तो मैं तो 400 भी टैक्स दूंगा, ठीक है ये? अब गवर्नमेंट ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मिस्टर सी, आप क्या करो, अपना 60 रुपए का टैक्स काट लो जो आपने पीछे पे करा है, और हमें 40 रुपए दे दो टैक्स का। पर गवर्नमेंट कह रही उससे पहले जो 60 रुपए का तुमने टैक्स पे करा है ना, उसका जो परचेज का इनवॉइस है, वो इनवॉइस हमें दिखा दो कि तुमने वो माल किससे खरीदा था। सी बोलेगा जी मैंने माल उससे खरीदा था। गवर्नमेंट किससे खरीदा था? जी उससे खरीदा था। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट बोलेगी भैया जहां से खरीदा ना उसका बिल ला करके दे। जब सी ने माल बी से खरीदा तो बी ने इसको इनवॉइस इशू करा होगा, बिल बना के दिया होगा। तो अगर सी ने इसके ऊपर बिल पे कर टैक्स पे करा होगा तो 40 रुपए की टैक्स की एंट्री इस इनवॉइस के ऊपर डली हुई होगी। यानी जब ये गवर्नमेंट को अपना इनवॉइस प्रेजेंट करेगा ना, तभी गवर्नमेंट इसको ये टैक्स माइनस करने के लिए अलाउ करेगी, वरना गवर्नमेंट इसे पूरा टैक्स कितना वसूल कर लेगी? 100 रुपए का। तभी हम लोग जीएसटी वसूलते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं। समझ आई बात? अब ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितना टैक्स हमने पीछे पे करा होता है ना, वो हम तभी लेस कर पाते हैं जब हम बिल के थ्रू माल खरीदें। अगर आप किसी से, मतलब आप बिना बिल के माल खरीद लोगे तो आप टैक्स का इनपुट क्रेडिट नहीं ले पाओगे, यानी आप अपने टैक्स को माइनस नहीं कर पाओगे जो आपने पीछे पे करा हुआ है। दोबारा बोलूं, समझ आ गई बात ये? तो भाई ये जो 100 रुपए का टैक्स आप यहां से ले रहे थे, इसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं? क्योंकि आउटपुट का मतलब होता है सेल, और सेल पे लगने वाला जो जीएसटी है, जो सेल पे लगने वाला जीएसटी उसको आउटपुट जीएसटी कहते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। सर मैं A43 सेकंड फ्लोर पे मैंने शिफ्ट किया, मतलब मेरा जो सेंटर है वो A43 सेकंड फ्लोर पर है। ये एडोर को क्रॉस करते सर ए ब्लॉक है, उसके 43 पर सेकंड फ्लोर।
हाँ मैं कर देता हूँ सर। मैं अभी तो आज ही हूँ, मैं 7 बजे तक तो मैं आज ही हूँ, आप आज ही आ जाइए फिर, वरना तो मैं परसों मिलूंगा आपको। जी हाँ, 4 से 7 के बीच में। हाँ जी हाँ जी 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 जी, जरूर सर। हाँ जरूर सर जरूर। ठीक है जी। मैं आपको लोकेशन और मैसेज कर रहा हूँ। ओके। जब हम सेल पे जीएसटी पे करते हैं, लेते हैं, तो उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। क्लियर है ये बात? और जब हम परचेज की इनवॉइस पे माल खरीदते समय जीएसटी पीछे पे करके आते हैं, उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। दोबारा बोलूं? तो आप अपनी आउटपुट जीएसटी में से, यहां देखो सेटुल, आप अपने आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी का क्लेम लेते हुए नेट जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, यानी नेट आउटपुट जीएसटी जो आपका आएगा वो आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। इसका मतलब जो माल, अब आपने मान लो ये एंड यूजर है, ये एंड यूजर ना होकर के अगर डी आदमी होता, क्या आपको लगता है डी जब आपसे माल खरीदता तो वो आपको बोलता मुझे इसका, मैं तेरे को 100 रुपए टैक्स दे रहा हूं तो मुझे इसका इनवॉइस बना के दे? डी भी तो आपसे माल खरीदेगा तो इनवॉइस के बिना नहीं खरीदेगा, क्यों? क्योंकि जब डी आगे माल बेचेगा तो उसको भी तो अपना इनपुट लेस करवाना पड़ेगा। तो ना तो कोई बंदा जीएसटी के बिना माल खरीदता है अब, और ना ही कोई बेचता है। इसलिए जीएसटी को एक सिंगल डिजाइन बना दिया गया, ताकि अलग अलग स्टेट में टैक्स की चोरी होती थी। गवर्नमेंट ने कहा हम कहाँ कहाँ किस किस को पकड़ेंगे, और बीसों तरह के टैक्स है। कितने तरह के टैक्स के ऊपर हम लोग अपने ऑफिशियल्स बैठाएंगे? उन्हें कहा जब टैक्स का सिस्टम ही सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा और पूरे भारत के अंदर एक ही टैक्स लगेगा, तो टैक्स की चोरी होगी ही नहीं। और जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी सेलर्स हैं, जब वो सारे ही अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को भरेंगे, तो पता लग जाएगा गवर्नमेंट को कितनी सेल हो रही है, कितना जीएसटी आना चाहिए। फिर भी लोगों ने कुछ जुगाड़ बनाए हुए होंगे जीएसटी के बिना माल बेचने के, वो तो सभी बना के रखते हैं। वो क्या है वो मुझे टेक्निकली नहीं पता। वो टेक्निकली ये है कि बिना जीएसटी, पहले माल का इनवॉइस बनाओ, अगर माल बिना चोरी के पहुंच गया तो उसका जीएसटी फाड़ दो, आगे माल बेच दो उसको जीएसटी का बिल मत दो, या माल पहुंचने तक दो फिर उसका जीएसटी फाड़ दो, और बीच का प्रॉफिट अपने पास रख लो। मतलब फैक्ट्री में माल बनाओ, बिना 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 बिल के माल लो, बिना बिल के माल बेचो। लेकिन कुछ जीएसटी तो दिखाओगे ना, तो कुछ बिल जीएसटी के साथ फटते हैं और कुछ बिना जीएसटी के फटते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, चलो उसको छोड़ देते हैं। तो आपका गवर्नमेंट का टैक्स की लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना? हाउ यू कैन प्रूव योर जीएसटी लायबिलिटी? आउटपुट जीएसटी मींस जीएसटी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर माइनस इनपुट जीएसटी पेड टू सप्लायर। दोबारा बोलो, आउटपुट जीएसटी चार्ज फ्रॉम कस्टमर माइनस इनपुट जीएसटी पेड टू सप्लायर। जो आपका सप्लायर था उसको आपने जो पे करा होगा, उसका नेट डिफरेंस आपका आउटपुट जीएसटी होता है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। ठीक है, अब हमने अपने सिलेबस में इसको जीएसटी को कैसे करना है उसके बारे में बात हो रही है। अब हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक लेवल पे, स्कूल लेवल पे। ठीक है, ये अब ये बात तो तय होगी कि जीएसटी दो होते हैं, एक आउटपुट और एक इनपुट। इनपुट जीएसटी किसके ऊपर लगता है भाई? या इनपुट जीएसटी कब पे करते हैं? जब हम क्या करते हैं? परचेज। और आउटपुट जीएसटी हम कब लेते हैं? जब हम क्या करते हैं? सेल। ये बात समझ आ रही है? जब आप सेल करोगे तो आगे से जीएसटी लोगे सेलर से, अपने कस्टमर से, वो आउटपुट जीएसटी होगा। और जब आप परचेज करोगे तो आप जीएसटी पे करोगे। परचेज पे जब जीएसटी पे करेंगे तो उसको इनपुट जीएसटी पेड कहेंगे। जब सेल पे जीएसटी लेंगे तो उसको आउटपुट जीएसटी कहेंगे। क्लियर है ये बात आप लोगों को? ठीक है, अब कैसे करना है मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। जीएसटी के पर्पस के लिए हमारी ट्रांजैक्शंस, इंडिया के जीएसटी टैक्स सिस्टम की बात बता रहा हूं। हमारे इंडिया के अंदर जीएसटी के कंसर्न में ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं। एक होती है
इंट्रा स्टेट और एक होती है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट, जरूरी तो उठा लो। एक है इंट्रा स्टेट, एक है इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू स्टेट्स। अब विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जब सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट को बिलोंग करें एज पर हरियाणा, यानी जो बंदा माल बेच रहा है सेलर वो भी हरियाणा का है और जो माल खरीद रहा है वो भी हरियाणा का है। सिटी नहीं बोला है, ये नहीं बोला मैंने फरीदाबाद, मैंने बोला स्टेट। दोबारा बोलो ही नहीं। इसलिए पूछते थे कि ये हाँ transaction। हाँ, तो इसलिए मैंने स्टेट नहीं बोला, मतलब शहर नहीं बोला। किस स्टेट का जीएसटी लगेगा, किस स्टेट में आप सेल कर रहे हो। अगर हरियाणा टू हरियाणा ट्रांजेक्शन हो रही है तो इंटर स्टेट है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री हरियाणा में और आप सेलर हो, लेकिन जो आपका बायर है वो यूपी में है, तो स्टेट चेंज हो गई। अब माल एक स्टेट को क्रॉस करके दूसरी स्टेट में जाएगा। दोबारा बोलूं तो इसको हम लोग कहेंगे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा क्या होती है? विद इन द स्टेट। अब हरियाणा में फरीदाबाद का सेलर हो, ठीक है, और हरियाणा के अंदर झज्जर का रहने वाला बायर हो। अब ये सिटी भी हरियाणा की है और ये सिटी भी क्या है? हरियाणा की है। या करनाल में हो, करनाल भी हरियाणा में आ रहा है। अब सिटी कोई भी हो, पर दोनों सिटी फॉल तो कहां कर रही है? सेम स्टेट में हरियाणा में, तो वो इंटर स्टेट ही माना, यानी सिटी सेम शहर सेम स्टेट की हो या सेम स्टेट की अलग अलग सिटीज हो सकती हैं, पर स्टेट दोनों की सेम होनी चाहिए, तो इंटर स्टेट है। और जब बिटवीन टू स्टेट्स होंगी तो इंटर स्टेट है। ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर है ये? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो जीएसटी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, एक सीजीएसटी में और एक एसजीएसटी में। सीजीएसटी इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, क्या हो गया सीजीएसटी में? पहला वर्ड सेंटर यानी सेंट्रल, और एस क्या हो गया यहां पर? स्टेट। तो सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। क्लियर है ये? जब यहां सेलर बायर को माल बेचेगा तो वो बायर को बोलेगा भाई तेरे पे दो जीएसटी लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। दोबारा बोलूं, सीजीएसटी का रेट 6% है, तो एसजीएसटी का रेट भी कितना होगा? 6%। अगर सीजीएसटी का रेट 8% है तो एसजीएसटी का रेट भी कितना होगा? 8%। हाँ हाँ, हमेशा जब भी इंटर स्टेट होगी, जब इंटर स्टेट होगी। आप अपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, ओम हल्दीराम, आप उनका बिल देखो, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लिखे हुए होते हैं। हाँ, सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया ना, जीएसटी तो है, वो यही है। सर्विस टैक्स एबॉलिश हो गया, सर्विस टैक्स हैज बिकम द जीएसटी। वो सर्विस टैक्स हुआ करता था, वो 2018 के बाद से खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, जीएसटी आने के बाद। वो यही है, जीएसटी ही है वो, उसका स्लैब बढ़ा दिया उन्होंने, रेट बढ़ा दिया, पर है वो जीएसटी ही है। ठीक है, मुझे जहां तक पता है वो यही है। अब आप बोलोगे सर ये 6-8 कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट ने
भारत में बिकने वाली हर कमोडिटी और सर्विस पे टैक्स का रेट फिक्स कर दिया है कि अगर आप छोटी बेकरी में जाओगे या रेस्टोरेंट में जाओगे तो 5% जीएसटी है। अगर आप 3 स्टार से ऊपर वाले होटल में चले गए तो आपका जीएसटी वही 5% की जगह 12% हो जाएगा। 5 स्टार में जाओगे तो 18% हो जाएगा। हाँ, ऐसे रेटिंग कर दी है उन्होंने। अगर आप घर की इसेंशियल्स खरीदोगे तो उस पर दाल आटे पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप आटे के अलावा कोई हॉर्लिक्स खरीद लोगे, ये खरीद लोगे, उस पर जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ कमोडिटीज को जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नेसेसिटीज की कैटेगरी में आते हैं उनको जीएसटी से एग्जम्प्ट भी रखा हुआ है। लेकिन जहां थोड़े भी लग्जरी पे जाते हैं, चाहे वो 1 रुपए की लग्जरी हो, उस पर जीएसटी है। और हर एक कमोडिटी की जीएसटी का रेट अलग अलग है। जब हम प्रश्न करेंगे हमें जीएसटी का रेट क्वेश्चन में दिया होगा 6% है, हमें कहीं से रटना नहीं है कि आप सोचो सर इसमें तो ये बंदा ये बेच रहा है, इस पे जीएसटी कितना होगा। तो जीएसटी का रेट आपको गिवन होगा। तो जीएसटी की जो परसेंटेज होगी वो भी सीजीएसटी की जो गिवन होगी वही किसकी होगी, एसजीएसटी की। मैं एक रेट ले रहा हूं, मान लो 6% सीजीएसटी, तो 6% ही क्या होगा, एसजीएसटी। अब अगर यही ट्रांजेक्शन क्या होगी, अगर ये ट्रांजेक्शन कहां होगी, इंटर स्टेट में होगी, बिटवीन द टू स्टेट्स होगी। हेलो जी, जी 4 कब से, मैं उसको तो आज बुखार भी हो रहा है। यहाँ क्लास नहीं है क्या? अच्छा, ऑनलाइन क्लास है सर की ऑफलाइन क्लास है वहां? अभी तो उसकी वो मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, उसका कल पेपर है स्कूल में। अब देखता हूँ कितने में ज्वाइन करता है। यहाँ तो ले गई, अभी तो फिलहाल बुखार है। मैंने उसको खुद भी यहाँ नहीं बुलाया अपने रूम में, क्योंकि उसको खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे हो गया, बच्चों को हो गया, तो मैंने बुलाया नहीं उसको आज। मैं बोल देता हूँ उसको। तो ये बिटवीन टू स्टेट्स हो रही है, इंटर स्टेट में। तो जीएसटी का नाम बदल करके हो जाएगा आईजीएसटी, यानी सिंगल टैक्स आएगा। अब इस आईजीएसटी में यहाँ आई का मतलब होगा इंटीग्रेटेड। क्या होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी इसमें स्टेट और सेंट्रल सर्विसेज का हिस्सा मर्ज्ड है। यहां पर सी में क्या होगा, सेंट्रल जीएसटी, ये क्या होगा, स्टेट जीएसटी। जब ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होगी तो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 2 भागों में चार्ज होगा। जब ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टेट होगी तो सिर्फ आईजीएसटी चार्ज होगा। पर आईजीएसटी का रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 12%, यानी 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, आईजीएसटी 12 हो जाएगा। यानी जो इनका रेट होता है ना, अगर ये कमोडिटी इंटर स्टेट में जा रही है तो 6% है। अब यही कमोडिटी जब कहां जाएगी, इंटर स्टेट में, तो रेट तो चेंज नहीं कर सकते, स्लैब कैसे चेंज कर देंगे। तो इसे दोनों का समेशन होकर के आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 12। अगर ये 8 और 8 होता तो ये कितना हो जाता, ये 10 और 10 होता तो ये 20 हो जाता। दोबारा बोलूं, ठीक है ये। अब एक बारी ध्यान से सुनना, हर एक ट्रांजेक्शन में एक सेलर इन्वॉल्व है और एक बायर इन्वॉल्व है। सेलर जो जीएसटी लेगा, सेलर के लिए जीएसटी का नाम क्या होगा, आउटपुट। क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं, तो भाई मैं क्या लिखूंगा इसको, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। दोबारा बोलूं, यहां सेल क्या होगी, आउटपुट आईजीएसटी एंड ओनली आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि ये दो तो होते ही नहीं है। तो यहाँ और यहाँ पर सेल के टाइम पर जो टैक्स लगेगा उसका नाम क्या होगा, आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ जो होगा सेल पे वो क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर है ये, समझ आ गई बात? दोबारा बोलूं, और जो बायर है, कस्टमर है, उसके लिए क्या होगा, ये तो सेलर ने अपनी, मतलब जो सेलर है वो अपनी बुक्स में इस टेक्स्ट को किस नाम से दिखाएगा,
आउटपुट जीएसटी के नाम से। ठीक है। ये अब जो सेलर है वो कभी ना कभी बायर भी तो रहा होगा, तो जब उसने ये कमोडिटी को बाय करा होगा तो उसने जो जीएसटी पे करा होगा वो क्या होगा उसका, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्या दोबारा बोलूं? अब बी की बात करें, बी ने कितने रुपए का टैक्स लिया था यहां पर, 100 रुपए का। अगर ये दोनों 10% टैक्स का रेट है तो 5% सीजीएसटी 5% एसजीएसटी, तो 50 रुपए सीजीएसटी हो गया भाई इसका। मतलब चेंज कर लेते हैं। आउटपुट जीएसटी कितना हो गया भाई, 50 रुपए, और आउटपुट जीएसटी कितना हो गया, 50 रुपए। दोबारा बोले, इसने माल खरीदा था, कितना टैक्स पे करा था तब इसने, 60 रुपए का टैक्स पे करा था, तो 30 रुपए किस नाम से पे करा होगा, इनपुट जीएसटी के नाम से, और 30 रुपए इनपुट एसजीएसटी के नाम से। दोबारा बोलो, ये 20 रुपए गवर्नमेंट को क्या पे करेगा फाइनली, आउटपुट जीएसटी आउटपुट सीजीएसटी, और 20 रुपए किस नाम से पे करेगा, आउटपुट एसजीएसटी के नाम से। दोबारा बोलो, और अगर यही इंटर स्टेट होती तो एक ही 100 रुपए का इनपुट आईजीएसटी होता और आउटपुट आईजीएसटी होता, और इनपुट आईजीएसटी कितना होता, 60। तो इसकी जो लायबिलिटी निकलती वो नेट आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी होती 40 रुपए, और इसकी 20 और 20 40 रुपए की लायबिलिटी है, 20 इसके अंदर 20 इसके अंदर। दोबारा बोलो, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या कभी इनपुट जीएसटी, यहाँ तो आप गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए पे करना पड़ेगा आपको कि आपकी आउटपुट जीएसटी ज्यादा और इनपुट क्या है, कम है। दोबारा बोलो, लेकिन अगर, क्या ऐसा कंडीशन है किसी सेलर के लिए कि उसकी इनपुट ज्यादा और आउटपुट जीएसटी कम हो जाए? मान लो आपने माल खरीद लिया स्टॉक में ज्यादा, ये सोच करके कि बहुत अच्छी डिमांड आएगी और बहुत बढ़िया माल बिक जाएगा इस बारी, माल उठा लिया ज्यादा, इनपुट पे करके आ गए, पर आपका इस जीएसटी की साइकिल में इतना माल नहीं बिका, तो पीछे से आउटपुट जीएसटी कम चार्ज हुआ और इनपुट आपने ज्यादा पे करा हुआ है। दोबारा बोलूं, तो आप उस समय गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लायबल नहीं होंगे, लॉस में नहीं होंगे, लॉस मत बोलो। आपका जित, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो इसने आउटपुट जीएसटी यहाँ लिया 50-50 का, मान लो इसने इनपुट पे करा हुआ था 60-60 का, माल खरीदा है, आउटपुट जीएसटी तो चार्ज कर लिया कितना 50-50, पर इनपुट पे करा है 60-60, तो नेगेटिव आ रहा है ना इसका अमाउंट। तो गवर्नमेंट को ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे पैसे वापस दे दो या मैं क्या करूंगा, वो बोलेगा फिलहाल मेरी नो टैक्स लायबिलिटी, और 10 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को इनपुट पे करा हुआ है, ये मेरी एसेट है, ये मेरी एसेट है, मेरी टोटल एसेट कितनी चल रही है 20 की, क्योंकि इसने एक तरीके से प्रीपेड इनपुट टैक्स पे करा हुआ है। दोबारा बोलूं, तो प्रीपेड एक्सपेंस की तरह आपका एसेट माना जाएगा। दोबारा बोलूं, और गवर्नमेंट की स्टेटमेंट में गवर्नमेंट को क्या दिखाएंगे, गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, भाई 50 हमारा आउटपुट जीएसटी है, हमने इसमें से 50 का इनपुट सेट ऑफ कर दिया, 50 का सीजीएसटी है, 50 का इनपुट सेट ऑफ कर दिया, हमारी आपकी इस में लायबिलिटी क्या निकलती है, 0। तो हम गवर्नमेंट को ये स्टेटमेंट भेजेंगे, गवर्नमेंट को 60 में दिखाएंगे, काइंड ऑफ समझाने के लिए आपको। और वैसे रियल में अगर 50 हुआ तो ऐसे ही दिखाएंगे गवर्नमेंट को, अगर 50-50 मतलब गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है कितना इनपुट आया है। रियल में है हाँ कॉस्ट भेजा, हाँ, तो दिखाओ, ऐसे दिखाते हैं। अब रियल लाइफ में प्रिंटेड कैसी होती चीजें, ऑनलाइन उसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ने क्या दिया वो तो देखो प्रैक्टिकल सीए बता पाएगा, लेकिन एज अ सीए जब मैं पढ़ा हूं या जो मैंने पढ़ाई करे, जो मुझे एज अ पता है कि कैसे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती है, मैंने उससे रिलेट करके ये सारे न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं। टीचर्स तो एंट्री कराकर छुट्टी कर देते इतनी देर में जीएसटी की, पर मेरा टारगेट ये नहीं था कि मैं आपको एंट्री सिखा दूं,
एंट्री में तो आउटपुट इनपुट है, वो छोड़ दो, वो एक एक दिन के चैप्टर है, उनको छोड़ दो। दोबारा बोलो ये सब, या समझ आ गई बात? आ गई बात समझ? सुनना ध्यान से। sold goods for rupees 1 lakh, CGST, SGST at the rate 6% each। ये ट्रांजैक्शन है आपकी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जीएसटी को हटा दें तो सेल की एंट्री क्या होती है भाई? पहले एंट्री लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट, कितने की सेल है भाई? 1 लाख रुपए की। क्या आप सेलर हो यहाँ पर? सेलर हो तो अपने कस्टमर से क्या लोगे? जो सेल पे जीएसटी देते हैं उसको इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं? आउटपुट। यहाँ लगा दो नीचे भाई। हाँ, इतना सा करना है बस। तेरी क्लास में हो चुका है ये क्या जीएसटी? हाँ, वो जानबूझ के करा हुआ, कोई रीजन होगा इनका अपना। तो वैसे तो जब आएगा इनके स्कूल में नहीं करा रहे ना अभी वो सब। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी, आई एम सॉरी, और इनपुट लिख दिया गलती से। सेल पे क्या लगता है? आउटपुट ही रहेंगे दोनों। 6% 6,000, 1 लाख का 6,000। ये आप कितना रुपए चार्ज करोगे? 1,12,000 रुपए चार्ज करोगे। समझ आ गई बात? ये क्लियर है ये? अब ये मैंने सेल की एंट्री जानबूझ करके लिखी है, और मुझे ये परचेज की एंट्री पहले लिखनी थी, मैं अब लिख देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे कुछ समझाने के लिए मैंने ऐसा करा है। अब मैं ये मानता हूं यही वाले गुड्स हमने कितने में खरीदे थे? 60,000 में, और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच है। अब परचेज की एंट्री क्या होती है बेटे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। बहुमूल्य क्लास में हो आप अभी? हाँ जी। सर वाला मैसेज सुन लिया था? मैथ्स वाला कह रहे हैं 4:30 7:30 क्लास रखी है। 4:30 और या फिर 7:30 भी तो होती है। 4:30 से 7:30 ऑनलाइन रखी है आज उन्होंने। रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा रहे, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, और वो मेरे कल के एग्जाम में भी नहीं आ रहा। वो देख लेना, मैंने बता दिया। अब आप सुनो, अभी मेरा टॉपिक आगे। जब माल परचेज करेंगे तो उसके साथ क्या पे करेंगे? टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इनपुट आपका परचेज कितना, एक्सपेंस कितना डेबिट होगा। पर आप ये मत कहना ही हमारा एक्सपेंस है, ये एसेट होती है आपकी, क्योंकि प्रीपेड टाइप ऑफ टैक्स है। तो क्या लिखूंगा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। मैंने क्या था, परचेज पे क्या पे करते हैं? इनपुट। और क्या पे करूंगा मैं? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। गिवन होगा ना कि इसी इंटरेस्ट रेट है ये गिवन है सब कुछ यहाँ पर। तो ये भी गिवन होगा कि जैसे इसमें लिखा हुआ है हम प्राइस होगा ना जब। हाँ, वो इंटरेस्ट सब कुछ लिखा आएगा। ये हो जाएगा कितना? 3600 3600 6% के हिसाब से। तो आपने माल की पेमेंट कितनी करी होगी? 67,200। दोबारा बोलूं? अब गवर्नमेंट को आप टैक्स देने के लायबल हो या नहीं हो? आपने टैक्स कमाया कितना? 6,600, और लिया पे कितना करा था? 3600 3600। कुल मिलाकर प्रॉफिट की बात करूं
तो 48 1 लाख का माल कितने में बेचा? सॉरी, 60 वाला माल कितने में बेचा? 60 वाला माल 1 लाख में बेचा। इस बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया? 40,000। 6% CGST, 6% SGST, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 12। तो 40,000 का 12% कितना हो जाएगा? 4800 रुपए का इसको गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना चाहिए। अब देखते हैं कैसे टैक्स जमा कराएगा। टैक्स की एडजस्टमेंट, अब इसको हम कहते हैं सेटलमेंट ऑफ GST। अब सेटलमेंट की एंट्री है। जो आपने आउटपुट क्रेडिट करे थे, अब उनको सेटलमेंट के टाइम पर क्या कर दो? डेबिट। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना? 6,000। और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट कर दो, कितना? 6,000। दोबारा बोलूं, क्योंकि आपको ये पे करने हैं। और इसमें से इनपुट CGST और इनपुट SGST को क्रेडिट कर दो, कितना? 3600 और 3600। $7200, 12,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4800। ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है टू बैंक। टैक्स पे, ये होती है GST सेटलमेंट की एंट्री। आपकी बुक्स में भी ऐसी ही होती हैं, और रियल बिजनेस में भी ऐसी ही होती हैं। लेकिन रियल बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आती है कि हर एक इनवॉइस, जो आपने माल परचेज करने की इनवॉइस, उसका नंबर और उस इनवॉइस का माल किस तारीख में बिक रहा है, उन दोनों की डिटेल बनानी पड़ती है। यानी लॉट टू लॉट मैच करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने 5 बारी माल परचेज करा और फिर किसी बिल का माल कहीं भी भेज दिया। आपको बताना चाहिए कि कौन सा माल कितने GST पे किस तारीख को लिया है और कितनी GST पे जाना है, कब खरीदा। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना इनपुट कब क्लेम करना है। जो माल सबसे पहले परचेज करोगे उसको इनपुट पे करा है, जो माल बिकता है उससे इनपुट क्लेम करते जाओगे ना। अब मान लो आपने इनपुट टैक्स ज्यादा पे करा होता और माल बिका कम होता, तो फिर आप यहाँ पर मतलब आपका, और मान लो यहाँ तो आउटपुट GST ज्यादा है ना, मान लो इनपुट ज्यादा होता, ये 6,000 होता आप पे इनपुट, और आउटपुट ये 3600 होता। तो आउटपुट 3600, इनपुट 3600 लिखते, बाकी के इनपुट को हम एसेट में डाल देते अपने, तब हम टैक्स पे ना करते। और वो न्यूमेरिकली मैं कराऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस। मैंने जो ट्रांजेक्शन समझाई वो गुड्स की सेल परचेज को लेकर समझाई है, ठीक है ये। पर आप अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज भी तो परचेज करते हैं, या गुड्स और भी परचेज करते हैं। जैसे अब आपने स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंस है, पर जो बंदा बेच रहा है स्टेशनरी, उसका तो धंधा ही स्टेशनरी का, उसके लिए तो गुड्स हैं। तो स्टेशनरी खरीदना भी आपकी गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो अगर यहाँ आपने स्टेशनरी खरीदी होती ना, तो एंट्री होती स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। दोबारा बोलो, इसका ये नहीं कि जो माल खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उस पर GST है। हर एक चीज पे GST जो आप खरीदोगे बिजनेस के लिए। अगर आपने मशीन खरीदी, तो मशीन आपके लिए एसेट है, बेचने वाली कंपनी के लिए क्या है? वो तो गुड है, वो तो उसका डीलर है। इसका मतलब ये GST की एंट्री किस किस पे लगेगी? अगर आप कोई फिक्स एसेट बेचोगे या खरीदोगे तो भी लगेगी, या फिक्स एसेट खरीदोगे परचेज करोगे तो GST इनपुट देना पड़ेगा आपको। अगर आप क्या खरीदोगे, स्टेशनरी परचेज करोगे तो भी आपको GST देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ये? यानी हर एक चीज को खरीदने पे GST है, और हर एक चीज को बेचने पर भी GST है। जैसे आपने गुड्स बेचे तो आपको GST लेना है आगे। दोबारा बोलो, अगर अब आपने सर्विस बेच करके क्या अर्न करी, आपने कमीशन रिसीव करी, तो जिसको आपने सर्विसेज दी हैं
उससे आप क्या चार्ज करोगे? कमीशन। मतलब आप सर्विस बेच रहे हो ना अपनी, तो आप जिसको सर्विस दोगे उससे जीएसटी चार्ज करोगे। यानी अगर आप सेल करके रेवेन्यू अर्न करो तो उस पे भी जीएसटी लगेगा, और इनकम अर्न करोगे तो उस पे भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। यानी एवरी इनकम एंड एवरी revenue is subject to GST, and every purchase of good or any other thing is also subject to GST। ठीक है, ये दोबारा बोलो। चलो एक आंसर दीजिए। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा कराया 1 लाख रुपए, क्या इसमें जीएसटी लगेगा? क्योंकि ये ना तो गुड है ना ये सर्विस है, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, पैसे इधर से उधर करना। यानी जब तक ट्रांजैक्शन में कोई गुड या सर्विस इन्वॉल्व ना हो, या कोई एक्सपेंस या इनकम इन्वॉल्व ना हो, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। दोबारा बोलो, समझ आ गई बात? ये तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इन पे जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि सेल परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं है। क्लियर है ये? एक बात का और आखिरी लाइन है आज की। अगर आपने अपने वर्कर को वेजेस दी हैं, या आप अपने वर्कर को सैलरी दे रहे हो, तो क्या इस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा? कि आपने यहाँ पे भी तो वर्कर की सर्विसेज बाय ही करी है, लेकिन इन वेज और सैलरी पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने इन एम्प्लॉयज को हायर करा हुआ है, ये आपके हायर्ड एम्प्लॉयज हैं, हायर्ड वर्कर्स हैं। इनसे तो आप अपनी फैक्ट्री के लिए काम करा रहे हो, कोई बाहर से सर्विस आउटसाइड सोर्स से तो सर्विस नहीं खरीदी ना। इस बार जीएसटी कब लगता है? जब आप आउटसोर्स से सर्विस खरीदेंगे तब जीएसटी लगेगा। अगर आप अपने ही वर्कर से काम करा रहे हो तो उनको तो आप सैलरी पे कर रहे हो, और आपके वो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो सैलरी पे गई एम्प्लॉयज को सैलरी वेजेस पे जीएसटी नहीं लगता। दोबारा बोलो, क्लियर है ये? है? क्या करते हैं? नहीं, उन पे इनकम टैक्स लगता है ना। आपके पापा अगर इनकम कमा रहे हैं, आपके पापा का बिजनेस है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो भाई डायरेक्ट टैक्स लगेगा ना उनके ऊपर। जो सैलरी अर्नर उस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। तो सैलरी जो एम्प्लॉयज की होती है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, नॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सैलरी कम दिखा दो, कम है। कम तो कम स्लैब है, 5 लाख का स्लैब है। 5 लाख से कम है अगर, तो टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से ऊपर जाएगा तो टैक्स लगेगा। नहीं, अगर एनुअल सैलरी 5 लाख से कम हो, एनुअल, पर मंथ नहीं, पर मंथ में तो मौज ही हो जाती। इतना एग्जम्पशन कहां से देगी गवर्नमेंट? तो लोग दिखा रहे हैं कि इतनी सैलरी है, तो बहुत कम दिखा। नहीं, कौन सैलरी कम दिखा सकता है? सैलरी आती है आपके अकाउंट में, आप कैसे टैक्स से बच जाओगे? सैलरी अर्नर एम्प्लॉय तो सबसे ज्यादा मरता है, उसके जरिए नहीं, वो सेंस में नहीं बोलो आप। वो तो आप ये बोल रहे हो कि मैं फैक्ट्री की सैलरी को कहां डालूंगा। आप फैक्ट्री की सैलरी को एक्सपेंस में डालोगे अपने। जो वर्कर है वो क्या करेगा? उस वर्कर पे इनकम टैक्स लगेगा ना। आपका तो एक्सपेंस है ये फैक्ट्री का। टैक्स वर्कर देगा ना। हाँ, वो अपनी सैलरी पे, आप नहीं दोगे। आप अपने बिजनेस की जो सेल करोगे, जो बिजनेस से प्रॉफिट कमाओगे, उस पे प्रॉफिट पे आप इनकम टैक्स दोगे, और गुड्स पे जो कमाओगे उस पे सर्विस टैक्स दोगे। तो फिर सर्विसेज पे कब टैक्स देंगे? सर्विस टैक्स वाली का होता है। सर्विस टैक्स, हम जैसा आपने कहा ना, सर्विसेज टैक्स। हाँ, तो जो आप माल बेच रहे हो ना, गुड्स बेच रहे हो, उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है, उस क्वार्टरली स्टेटमेंट साथ साथ आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और सर्विस के एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े होटल्स हैं, जो बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो हाउसकीपिंग अपनी ना हायर करके वो आउटसोर्स कर देते हैं हाउसकीपिंग को। जो मतलब वॉशरूम साफ करेगी, कैंटीन चलाएगी, रिफ्रेशमेंट होगा, क्लीनिंग होगी ऑफिस की, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपने। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको क्या बेच रहा है? सर्विस। यानी अगर मान लो मैं कल कोई हाउसकीपिंग एजेंसी खोल लूं, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। तो मैं जिस कंपनी को आउटसोर्सिंग दूंगा, वो कंपनी में से जीएसटी चार्ज करे। मतलब मैं सेलर हूं ना उनका, तो मैं उनसे आउटपुट जीएसटी लूंगा, वो उसको अपनी बुक में इनपुट जीएसटी दिखाएंगे। हाँ, मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं सर्विस रेंडर हूँ, मेरा धंधा है हाउसकीपिंग का, तो मुझे इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? ये क्लियर है ये?
गोमले क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा, ठीक है।